नमस्कार दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाला है। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो करंट अफेयर्स पे डाले हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा और उसी से संबंधित आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो देखना ना भूलें, इसको 1 से 2 बार हर एक वीडियो को देखेंगे तो वो वही वीडियो में ही याद हो जाएगा। जैसे कि पहला जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है कि बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग-अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। इसका सीधा मैं उत्तर बताऊं तो इसका उत्तर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके लिए क्वालिफाई होने वाले भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो बीजिंग में ओलंपिक शीतकालीन जो शरद ऋतु में होता है, शीतकालीन ऋतु में होता है ओलंपिक, उसमें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसकी व्याख्या करें तो जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान अगले साल 4 फरवरी से बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग-अलग आयोजकों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। अगला प्रश्न है ARIIA 2021 में किस एक संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया था। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी में IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी में कानपुर IIT कानपुर। ये ईट लिखा है, ये गलत है, ये है IIT कानपुर। और नेक्स्ट है जो आपका है डी IIT मद्रास। इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। जैसे कि ARIIA 2021 में जो संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो संस्थान है IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में से पहला स्थान दिया गया है, जो कि केंद्र की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी ARIIA 2021 है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करने वाले थे, जो उनने किया है, तो कब किया था। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 4 जनवरी को। तो ये प्रश्न यहाँ पे 4 जनवरी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा किया था, उसके बारे में पूछा गया है। अब ये पूछा क्यों गया है, क्योंकि ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेगा विकास परियोजना का उद्घाटन करने के लिए 4 जनवरी 2022 को मणिपुर और त्रिपुरा में दौरा करने वाले थे, जो उनने किया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी 4 जनवरी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। ऐसा कौन सा संगठन था जिसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन ए है हेल, ऑप्शन बी है NSPC, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है DRDO। तो इसका सही उत्तर है DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो या लेखपाल का हो, चाहे यूपी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहां पर है। तो इसका सीधा उत्तर की बात करें तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है यानी मेरठ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है और यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी होगा। तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हो जाएगा आपका, जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा।
तो ये प्रश्न सही है इसका मेरठ। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला को रखा है। अगला प्रश्न है अंडर 19 एशिया कप 2021 किस देश ने जीता है? जो अंडर 19 एशिया कप हुआ 2021 का, वो किस देश के द्वारा जीता गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिया के द्वारा जीता गया है। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत ने डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति के माध्यम से दुबई में बारिश से बाधित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप पर अपना हाथ जमाया यानी कब्जा किया। तो इसका सही उत्तर है भारत ने ऐसा काम कर दिखाया है जो अंडर 19 एशिया कप 2021 को अपने हाथों में ले लिया। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया गया किस विश्वविद्यालय में किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया गया वह किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार का नाम है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम है राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार, जो केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए दिया गया है। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत पोल्ट्री प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना मन्नूथी को 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला है। 9वां प्रश्न है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया है? जो यहां पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए दिया है नमिता गोखले ने, ऑप्शन बी है अनुराधा शर्मा ने, ऑप्शन सी है निरंजन हंसदा ने और ऑप्शन डी है संजीव बीरेनकर ने। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नमिता गोखले जी ने ये पुरस्कार अपने नाम किया है, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी भाषा में है और माफी चाहेंगे, इसका सही उत्तर है नमिता गोखले। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। 10वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनने के लिए किस देश ने 5 साल की योजना शुरू की है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए किस देश ने 5 साल की योजना को जो शुरुआत करने की चेष्टा जताई है वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी चीन। चीन ऐसा करने वाला देश है जिसने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 साल की योजना शुरू की है। चीन ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, ठीक है,
जो 11वां प्रश्न है आपका, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न लिखा है निरस्त्रीकरण के लिए, प्रश्न लिखा है निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विकास रावत, ऑप्शन बी है दिनेश सावंत, ऑप्शन सी है अनुपम राय, ऑप्शन डी है दिनेश सावंत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी अनुपम राय को इसके लिए नियुक्त किया गया है। यहां पर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो वरिष्ठ राजनयिक अनुपम राय को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की। अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारतीय पाठशाला, ऑप्शन बी भारत पाठशाला, ऑप्शन सी पढ़े भारत, ऑप्शन डी पढ़े इंडिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी पढ़े भारत। इसके हम एक्सप्लेन की बात करें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाएगा कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय यानी 100 दिनों का पठन अभियान शुरू किया है जिसका नाम पढ़े भारत है। इसका शुभारंभ करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाता है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, किस देश ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहां पर फिर से दोहराना चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी इसी साल? तो ऐसा करने वाला देश है ऑप्शन डी, जो है इंडिया। इसका सही उत्तर है इंडिया। इंडिया ऐसा करने वाला देश है जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करने का कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, अब्दुल्ला हमदोक ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? अब्दुल्ला हमदोक हैं जो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूडान के, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सूडान। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया है? ये गलत चीज है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्या करें अब। इस ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में ऐसा किया गया है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रोड का नाम था, जिसका नाम बदल करके अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। तो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने नई सड़क का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और केंद्र सरकार के हाथ में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल ने जो काम किया है वो राज्य सरकार के अंतर्गत तो नहीं किया है, ऐसा ये राजनीतिक तौर पर ही हुआ है। इसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। ये राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के गुलाम की तरह काम करते हैं और राष्ट्रपति
भारत के प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री की बात होती है वो राष्ट्रपति इनडायरेक्टली तरीके से हर राज्य के राज्यपालों से करवाते हैं। तो एक केंद्र सरकार का काम करवाया गया है, जो राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया है। जो सड़क का नाम चेंज किया है वो नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रोहित कुमार, ऑप्शन बी फागू चौहान, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी अर्जुन स्वामी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी रोहित कुमार। रोहित कुमार इसका सही उत्तर है। बिहार विभूति सम्मान जो दिया गया है वो रोहित कुमार को दिया गया है। यहां पर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता का जो करने का श्रेय लिया है वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी फ्रांस। इसकी व्याख्या करें तो फ्रांस ने 1 जनवरी से यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कार्यभार संभाल ली है और अगले 6 महीने तक 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ये करेगा। ऐसा करने वाला देश है फ्रांस। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है और 18वें प्रश्न में बात करें हम तो भारत सरकार द्वारा किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने यानी चुनावी जो बॉन्ड जारी करने यहां पर कराने के लिए अधिकृत किया गया है? यहां पर प्रश्न को फिर से पढ़ें तो भारत सरकार द्वारा किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे चुनने के लिए अधिकृत किया गया है? ऑप्शन ए है BOI, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है PNB, ऑप्शन डी है BOB। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हम व्याख्या की बात करें, भारत सरकार ने SBI को चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2022 के बीच बिक्री के लिए खुला रहेगा। यानी अभी ये चल रहा है, आज जैसे कि 8 जनवरी है, 10 तारीख तक के बाद इसमें कही गई है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झांसी। झांसी का नाम बदल करके लक्ष्मीबाई रेलवे यानी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है झांसी। अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न होगा आपके लिए, 20वां प्रश्न है और ध्यान यहाँ पे रखना है आपको, डेली आपको 20 प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर्स से होने वाले, जो डेली आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप डेली जुड़ेंगे। और अंतिम प्रश्न है, जैसे आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस दिन 26वें वार्षिक DITF का उद्घाटन किया, यानी कौन से दिन को किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 26वें वार्षिक ढाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ढाका व्यापार मेले की, तो DITF का इसमें उद्घाटन किया गया है, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा 1 जनवरी 2022 को 26वें वार्षिक ढाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वारा किया गया है।
तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों को जाना। डेली हमारे जो होंगे करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और आप लोगों तक इसको डेली पहुंचा दिया जाएगा। एक समय आपके लिए निर्धारित किया जाएगा, तो आप डेली बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और इसी प्रकार के करंट अफेयर्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये अपना रोल अदा करेगा। इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और जीएस की जैसे कि आप क्लास आपको मिली रही है तो उसको भी आप अपना प्यार दीजिएगा। इसी प्रकार का आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेगा। अन्य सब्जेक्ट से संबंधित जो भी वीडियो होंगे, जीएस के हो चाहे मैथ के हो चाहे इंग्लिश के हो, वो भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।